अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ एंजाइम। और आज हमारा इस चैप्टर का जो है वो सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो हमने वही अपना जो प्रॉपर तरीका होता है कि जिस तरह से हम चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके मुतालिक जो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स बातें होती हैं, कुछ बुनियादी बातें होती हैं, कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको हम लोग पहले से ही वाइट बोर्ड की मदद से उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर उसको समझने के बाद जब हमारी एक फंडामेंटल बन जाती है तब हम जो है वो चैप्टर का प्रॉपर जो रीड आउट वाला स्टार्ट है उसको करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द एंजाइम, जो प्रॉपर उसका रीड आउट है, अब आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली एज वी नो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक नए चैप्टर का आगाज़ किया था विच वाज एंजाइम्स, ठीक है। और उसके अंदर हमने उस एंजाइम की कुछ आइडेंटिटी, उसकी कुछ डेफिनेशंस, उसकी कुछ बेसिक फीचर्स के है क्या बेसिकली ये चीज़ें, मतलब ये एंजाइम्स होते क्या हैं। तो इसको हम लोग पिछले लेक्चर में पूरा डिस्कस करके आ चुके हैं अपनी फंडामेंटल्स को। अब आइए देखते हैं कि बुक हमें क्या बताती है। तो हियर वी हैव मेजर कंसेप्ट, जहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगी। फिर वी हैव सम अदर डिटेल्स जो कि हम लोग आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये आपके पास जिस तरह से हर जो है वो चैप्टर के मेन पेज के ऊपर उसकी एक खास डायग्राम होती है जो कि उस चैप्टर के अंदर उसका जो कोर कंसेप्ट होता है उसको एक्सप्लेन कर रही होती है। तो फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप लोग तीन किस्म की डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, सॉरी चार किस्म की। एक आपके पास एंजाइम है, वो क्या होता है कुछ हमने पहले डिस्कस किया यानी कि लास्ट लेक्चर में, और जो इसकी मजीद डिटेल है वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स। देखें, हमने जिस तरह से पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ आके देख लें, ये डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, या फिर यू कैन से कि अगर लाइफ को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि खास तरीके से होते हैं, और जब वो होते हैं तो वो लाइफ को लाइफ बनाते हैं। तो एज वी नो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं उस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स, यानी कि वो चीज़ें जो पहले आपस में रिएक्ट करती हैं, और फिर होते हैं उसके अंदर के प्रोडक्ट्स। या मैं इसको प्रोडक्ट लिखूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम यह होता है कि उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो अमल है वो उसको फास्ट कर देते हैं, यानी कि अब उनको टाइम कम रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली जो सबस्ट्रेट होते हैं, हम रिएक्टेंट्स को यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि रिएक्ट कर रहे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वो आपके पास सबस्ट्रेट्स हैं, वो उस एंजाइम के सबस्ट्रेट्स हैं, यानी कि जिनके ऊपर एंजाइम काम करके उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है। बिकॉज एंजाइम ने क्या करना है, एंजाइम ने इस रिएक्शन को जो कि हो रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उसको स्पीड अप करना है। तो वो कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि वो उस रिएक्टेंट के साथ किसी किस्म के अटैचमेंट, कुछ ऐसा इंटरेक्शन करता है, और वो जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में उसको हेल्प करता है। तो अगर इस तरह से होना है तो ये जो रिएक्टेंट है हम कहते हैं कि ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। याद रखिएगा कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें, जल्दी से होने में उसको मदद दें, उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो उस एंजाइम के सबस्ट्रेट होते हैं। और दूसरी तरफ आपके पास प्रोडक्ट है, यानी कि किसी रिएक्शन के अंदर जो चीज़ बनती है वो आपके पास प्रोडक्ट होती है। अच्छा, मोस्टली जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि वो इस तरह से एरो की फॉर्म में, मतलब कि हम लोग कुछ दिखा रहे होते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट है, ये इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो याद रखिएगा कि एरो हेड की तरफ जोन सी भी चीज़ होती है वो आपके पास प्रोडक्ट होते हैं, और एरो टेल की तरफ जो भी चीज़ होती है वो आपके पास रिएक्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है कि हम लोग इसको लेफ्ट से राइट लिखें। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, हम लोग इसको ऐसे ही लिखें, मतलब कि रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है, उल्टा उल्टा भी हो सकता है। इसमें मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, लेकिन जनरली आप लेफ्ट से राइट शो करते हैं, लेकिन राइट टू लेफ्ट, मतलब कि राइट टू लेफ्ट भी आप केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। और उस केस में जहां पर उस एरो की टेल होगी, ठीक है, तो वो आपके पास वो साइड क्या कहलाएगी, वो रिएक्टेंट साइड कहलाएगी, और जहां पर एरो का हेड होगा वो आपके पास प्रोडक्ट कहलाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एज वी नो कि हमने ओवरऑल इसी पे बात करनी है कि एंजाइम क्या होते हैं, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है विच इज दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको जनरली हम लोग इस तरह से लिखते हैं ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, हमें पता है कि इस एंजाइम ने इस रिएक्टेंट के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन करना है और उसको प्रोडक्ट में फास्टली कन्वर्ट होने में इसकी हेल्प करनी है। तो यार देखो कि एंजाइम ने अगर रिएक्टेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, कि नहीं कुछ एक्शन करने हैं, तो डेफिनेटली एंजाइम को उस रिएक्टेंट या फिर उस सबस्ट्रेट के साथ मिलना पड़ेगा। तो जब वो मिलता है, यानी कि जब एंजाइम, ठीक है, और सबस्ट्रेट
यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि जब दो कोई भी मेजर स्ट्रक्चर्स आपस में मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फिर आपके पास यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और एज यू कैन सी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपके पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर एज यू कैन सी कि उसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगर आप लोग इस रिएक्शन को गौर से देखें तो यहाँ पर देखें आपके पास सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास दो हैं, एक जैसे हैं, मतलब कि ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये दो टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, यानी कि एक लार्ज मॉलिक्यूल दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटा, कन्वर्ट हुआ। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म की किस टाइप के रिएक्शंस हैं एग्जैक्टली? ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इट इज एन रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें कोई चीज टूट रही है, एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, और एज वी नो के लार्ज मॉलिक्यूल के स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर टूटने को आप लोग जो है वो कैटाबॉलिज्म कहते हैं। सिंपल है, सही है। ये आपके पास कुछ एंजाइम की ओवरऑल पिक्चर थी। अच्छा, अगर आप लोग बीच में सेंटर में देखें, यहाँ पे ये जहाँ पर एंजाइम फंक्शन लिखा हुआ है, तो बेटा ये बेसिकली आपके पास जो प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्रोटीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस पिक्चर से बहुत मुमासलत रखता है। फॉर एग्जांपल आप इसमें ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बैंड्स नज़र आ रही हैं और बहुत सारा आपको एक अजीब सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। एंड एज वी नो कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर प्रोटीनियस इन नेचर और प्रोटीन लाइक। तो अब आइए प्रॉपर रीड आउट की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट मी टेक द हाईलाइटर नाउ, बिकॉज अब हमारा फन पार्ट शुरू होने वाला है। तो मैं यहाँ ज़रा स्पीड से जाऊँगा बिकॉज ये थोड़ा आसान है। तो देखते हैं ये, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ एक्टिविटी, यानी कि लाइफ जो है वो एक और नाम है किसका? एक्टिविटी का, यानी किसी चीज़ के होने का। देयरफॉर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि लाइफ एक दूसरा नाम है एक्टिविटी का, होने का। तो हमें ये पता है कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, मतलब कि अगर वो यूनिसेल्युलर है फिर भी, और अगर वो मल्टीसेल्युलर मतलब हमारी तरह है फिर भी। दिस रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कि वो जो रिएक्शंस हैं किसके? उस ऑर्गेनिज्म के, उसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, मतलब कि किसी भी चीज़ के बनने और टूटने के रिएक्शंस हैं, बिकॉज बनना और टूटना इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, और जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। एंड दिस फिनोमेना, यहाँ देखें, ऑफ केमिकल एक्टिविटी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी कि वो जो केमिकल एक्टिविटी है जिसमें आपके पास कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ टूट रही है, यानी कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको आप लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, याद आई पिछली वाली वीडियो, वही वाली बातें आ गई। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी? एग्जैक्टली, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और यहाँ पर आपको इसकी एग्जाम्पल दी गई है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव। यानी कि जो आपके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो दो किस्म की हो सकती है, या तो वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, मतलब कि या तो वो एनाबॉलिज्म हो सकता है, एनाबॉलिज्म, बिकॉज एज वी नो के एनाबॉलिज्म में छोटे दो मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मतलब कंस्ट्रक्ट हो रही है कोई चीज़। या तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, यानी कि कैटाबॉलिज्म हो रही है, कैटाबॉलिज्म। तो एज वी नो के जो आपके पास मेटाबॉलिज्म है उसकी दो टाइप्स होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो सकती है किसी चीज़ की या डिस्ट्रक्शन हो सकती है, बिकॉज रिएक्शन में यही हो रहा होता है, या तो कोई चीज़ बनती है या कुछ टूटती है, ठीक है। बनने और टूटने को आप लोग जो है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि दो टाइप्स हैं आपके पास मेटाबॉलिज्म की। इन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, मतलब कि जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, या इन शॉर्ट जो आपके पास एनाबॉलिज्म है उसमें क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल और बॉडी। क्या बनाते हैं? यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल मिलकर उस बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी कि उस सेल या फिर उस बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो आपके पास कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो दो छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसमें बेसिकली कोई ना कोई स्ट्रक्चर बन रहा होता है। यहाँ पर यह बात की गई है। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म।
वही वाली बात आ गई कि यानी कि जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस रिएक्शंस के अंदर, उनको आप लोग एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं और उस फिनोमेना को आप लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसी तरह से आपके पास कैटाबॉलिज्म है। ऑन द कॉन्ट्ररी द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस in which large molecules break down in small molecules, ठीक है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आपके पास ब्रेक डाउन होते हैं। और यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम टू रीयूटिलाइज फर्दर, ठीक है, और टू डिस्कार्ड, कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कि एनाबॉलिज्म तो हमें बड़ा क्लियर था कि इसमें दो छोटी चीज़ें मिलेंगी और एक बड़ा जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। और वो क्यों? ताकि वो फॉर्म कर सकें, टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल और बॉडी। यानी कि जो एनाबॉलिज्म का जो बेसिक फंक्शन था वो ये था कि हमने बड़े मॉलिक्यूल बनाने हैं ताकि उन बड़े मॉलिक्यूल से सेल का या फिर बॉडी का कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एनाबॉलिज्म का तो फंक्शन समझ आ गया कि हमने कोई नई चीज़ बनानी है ताकि उससे स्ट्रक्चर यानी कि कोई सेल का कोई ऑर्गेनल कोई पार्ट बना सके हम लोग, ठीक है। लेकिन कैटाबॉलिज्म क्यों होती है, क्यों हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं? तो यहाँ पर उसके बेसिक फंक्शंस हैं कि द व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, याद रखिएगा ब्रेक डाउन, ठीक है। तो उसके बेसिकली तीन हमारे पास यहाँ फंक्शन दिए गए, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए, टू रीयूटिलाइज्ड फर्दर, और टू डिस्कार्ड, ठीक है। अब एनर्जी की जो यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, इससे क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हम जब फूड खाते हैं तो फूड बड़ा होता है ना, हम लोग पहले उसको मुंह में उसको चबाते हैं, उसको च्यू करते हैं, फिर उसको स्वालो करते हैं, ठीक है, और फिर वो हमारे स्टमक में जाकर उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। तो यानी कि लार्ज फूड पार्टिकल स्मॉल में टूट रहे हैं, मतलब कि कैटाबॉलिज्म हो रही है। और वो क्यों होती है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो यानी कि जो आपके पास कैटाबॉलिज्म का वन ऑफ द फंक्शन है वो ये है ताकि हम लार्ज मॉलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन करें स्मॉल में तो उससे हमें एनर्जी मिल सके, ठीक है। एक फंक्शन टू रीयूटिलाइज्ड फर्दर, यानी कि हम लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में इसलिए भी कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल एक सेल में एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो जिसको वो सेल जो है वो यूज़ करता था, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब वो सेल के लिए वो इजाफी है और बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब वो लार्ज मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता और उसको सेल से बाहर भी जाना है, तो क्या होगा, वो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल वो जो है आपके पास सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इस तरह से वो लार्ज मॉलिक्यूल टूट कर छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा ताकि वो किसी दूसरी जगह इस्तेमाल हो सके, ताकि क्या हो सके, रीयूटिलाइज, दोबारा इस्तेमाल हो सके किसी दूसरी जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कैटाबॉलिज्म हुई, मतलब कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में टूटा, और टू डिस्कार्ड, यानी कि जब कोई चीज़ नुकसानदेह होती है, फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे फॉर एग्जांपल कोई लॉस हो सकता है सेल को, या फिर इजाफी होती है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता, तो सेल उसको डिस्कार्ड करने के लिए उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, कैटाबॉलिज्म करता है, अगेन लार्ज टू स्मॉल, ताकि उसको सेल जो है वो अपने साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल कर उसको वेस्ट कर सके। तो यानी कि एनर्जी के लिए, याद रखिएगा, एनर्जी के लिए, रीयूटिलाइजेशन के लिए और डिस्कार्डेशन के लिए आपके पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को आप लोग क्या कहते हैं? एग्जैक्टली कैटाबॉलिज्म। समझे कितना आसान था? अच्छा, अब बात है ज़रा सी मुश्किल वाली। द केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर पर्टिकुलर कंडीशन, chemical reaction require particular to carry down at a proper rate, especially temperature and pressure। यहाँ पर बात की गई है कि जितने भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई रिएक्टेंट किसी न किसी प्रोडक्ट में आपके पास कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उन रिएक्शन को होने के लिए उन केमिकल रिएक्शन को होने के लिए क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो एक प्रॉपर रेट के ऊपर हो सकें। और वो जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है उसमें आपके पास मोस्टली जो होते हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर। यानी देखें, जब एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो वो एक एनर्जी चेंज का प्रोसेस होता है, मतलब कि वो जब मॉलिक्यूल टूटेगा या बनेगा तो उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी स्टेट है उसमें किसी न किसी किस्म का चेंज आएगा। तो डेफिनेटली यानी कि यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व है, और अगर एनर्जी इन्वॉल्व है तो यानी कि उस रिएक्शन को होने के लिए आपके पास कुछ ख़ास किस्म की एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, किसी ख़ास किस्म के टेम्परेचर की यानी कि दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल प्रेशर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आप खाना पकाते हैं ना, यू कुक फूड, तो जब आप खाना पकाते हैं तो क्या आप ऐसा करते हैं कि जो चीज़ आपने मिक्स करनी होती है वो सब मिक्स करके एक जगह पे जो है वो आप रख देते हैं और मिक्स करते हैं और खाना पक जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हम जो है वो आग का इस्तेमाल करते हैं, उसको हीट अप करते हैं, यानी कि वो जो आपके पास खाने का पकना है वो एक केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो जब वो एक केमिकल रिएक्शन है तो उसको होने के लिए आपके पास एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पे जाके वो होता है, बिकॉज वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपके पास।
तो इसी तरह से हर केमिकल रिएक्शन की कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एनर्जी रिक्वायरमेंट से मुराद मोस्टली आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ताकि वो एक प्रॉपर रेट के ऊपर हो सके। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो रेट है, रेट, ठीक है, इसका मतलब है स्पीड, स्पीड यानी कि वो एक ऐसी स्पीड के साथ हो सके जो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वायबल हो। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? कहते हैं, मतलब इस रेट की एग्जांपल देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम जब फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाकर, हमारी इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होता है और फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। कहते हैं कि अगर हमारे जो स्टमक है, अगर उसके अंदर एंजाइम्स ना होते, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल डाइजेशन का प्रोसेस है वैसा ना होता और फूड खुद अपने आप से छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता जिसको हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते, तो एक मील को, यानी कि एक वक्त के खाने को हजम होने के लिए कोई हजारों साल लगते। हाँ, मतलब कि एक वक्त का खाना प्रॉपर उसको डाइजेस्ट होने में, बिकॉज डाइजेशन किसे कहते हैं कि लार्ज फूड पार्टिकल स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए, तो उन लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉलर में कन्वर्ट होने के लिए कोई हजारों साल लगते। और अगर एक इंसान की ज़िंदगी 70 से 80 साल है तो मतलब एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि हमें फूड की डाइजेशन को, जो कि भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसको एक प्रॉपर रेट पर, एक प्रॉपर स्पीड पर रखना है कि हम चाहते हैं कि वो विद इन 3 to 4 आवर्स वो जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए, इससे ज़्यादा ना लगाए, ताकि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो रेट बेसिकली आपके पास स्पीड को कहते हैं। वैसे इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है रेट की, वो होती है dx/dt। अच्छा, यहाँ पर जो d है इट मीन्स डिफरेंस, कि कितना चेंज आया है, और t मीन्स यहाँ पर टाइम, और x मीन्स यहाँ पर किसी भी चीज़ की जो आपके पास क्वांटिटी है। मतलब ये x जो आपके पास, ये आपके पास रिएक्टेंट भी हो सकता है या आपके पास प्रोडक्ट भी हो सकता है। इसको आप लोग यूँ समझ सकते हैं, मतलब कि dx/dt को, जो कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है रेट की, कि वक्त के गुजरने के साथ प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में कितना चेंज आया, मतलब कि प्रोडक्ट कितना बढ़ा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर ये x का मतलब r है, बिकॉज x ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और अगर x का मतलब r है तो हम लोग ये देखेंगे कि वक्त के गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट्स की जो आपके पास तादाद है उसमें कितनी कमी आई है, बिकॉज रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और अगर आपने उसकी स्पीड जाननी है तो या तो हम ये देख सकते हैं कि कितने रिएक्टेंट वक्त के साथ कम हो रहे हैं, वो भी स्पीड होगी, और कितना प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो भी आपके पास स्पीड होगी। तो ये आपके पास बेसिकली रेट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो अब नाउ रिएक्शंस की आपके पास एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट विच वाज टेम्परेचर एंड प्रेशर को देखने के बाद आइए फर्दर रीड करते हैं। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द सेल, टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द सेल, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म आर जनरली फाउंड नॉट सुटेबल, जनरली फाउंड नॉट सुटेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। यानी कि जिस तरह से हमने ऊपर देखा कि हर केमिकल रिएक्शन को होने के लिए किसी न किसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये कह रहे हैं कि वो जो कंडीशंस, मतलब कि हमारे सेल के अंदर, हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कोई ना कोई कंडीशंस हैं, कोई ना कोई टेम्परेचर है, कोई ना कोई प्रेशर है। तो वो जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, टेम्परेचर और प्रेशर की इनसाइड द सेल, वो फाउंड नॉट सुटेबल, मतलब कि वो उन केमिकल रिएक्शंस के लिए जो कि हमारे अंदर हो रहे हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। मतलब कि उस टेम्परेचर, उस प्रेशर के ऊपर जो हमारे सेल के अंदर है, उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो फूड की डाइजेशन 3 से 4 आवर्स में हो रही होती है, अगर हम लोग उसको प्रॉपर साइंटिफिकली स्टडी करें तो एक्चुअल में वो रिएक्शन नहीं हो सकता जो हो रहा होता है। यानी कि हमें पता है कि फूड को डाइजेस्ट होने के लिए एक खास टेम्परेचर, एक खास प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम अपने सेल के टेम्परेचर और प्रेशर को देखें तो उस टेम्परेचर और प्रेशर पे वो रिएक्शन नहीं हो सकते। एग्जैक्टली क्योंकि वो कंडीशन उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर सेल की कंडीशन उस रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं है और रिएक्शन हो भी रहे हैं तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? यानी कि सेल हमें बताया कि वो अपनी कंडीशन तो चेंज करने से रहा, मतलब कि टेम्परेचर एक खास रहेगा, प्रेशर एक खास रहेगा, वो उतना ही है। और हमें ये भी पता है कि उस कंडीशंस पे, उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पे वो रिएक्शन नहीं होते, लेकिन हमें ये भी पता है कि रिएक्शन हो रहे हैं। दैट्स वाई हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, दैट्स वाई हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा है, हम जो है वो ग्रो कर रहे हैं, हमारा साइज इंक्रीज और हमारा वेट इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। और हमें ये भी पता है कि वो जो हो रहा है वो हमारे नॉर्मल कंडीशन जो हमारी बॉडी की है उस पर हो नहीं सकता। तो अब उसका रीज़न जानते हैं कि
विदाउट चेंजिंग द कंडीशन किस तरह से वो रिएक्शन हो पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि वो जो हमारी जो मैंने ऊपर बात की कि जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो रिएक्शन नहीं हो पाते वो कौन सा है। अच्छा, तो नॉर्मल टेम्परेचर रिमेन्स 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो एवरेज यानी कि औसतन जो उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल आपके पास टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो नॉर्मल प्रेशर है वो है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। अच्छा, यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस, ये तो आई थिंक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। ये बेसिकली आपके पास टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। आई होप सो कि आपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा। और जो आपके पास 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg है, तो बेसिकली ये आपके पास ये जो मिलीमीटर ऑफ Hg है, मिलीमीटर ऑफ Hg, ये बेसिकली आपके पास प्रेशर का यूनिट है। बिकॉज एज वी नो कि हर फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मास का केजी है, लेंथ का मीटर है, टेम्परेचर का सेल्सियस है। ठीक है, इसी तरह से प्रेशर का जो है वो आपके पास मिलीमीटर ऑफ Hg है। अच्छा, ये बेसिकली Hg मतलब ये मिलीमीटर तो समझ आती है, Hg क्या है? Hg बेटा कहते हैं मरकरी को। अगर आपको पता हो तो पुराने जो आपके पास ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन्स होती थी, अगर आपने देखा हो किसी भी हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर के पास, तो वो एक खास किस्म की मशीन होती थी जिसमें एक स्केल होता था, और जैसे जैसे जो डॉक्टर है अपने पंप से हवा उस हैंड जैकेट के अंदर भरता था, तो वो जो एक खास चीज़ थी जो ऊपर जाती थी, एक खास लिक्विड था जो ऊपर जाता था, तो वो जो लिक्विड था वो मरकरी था। ठीक है, और मतलब कि मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब कि एक ख़ास प्रेशर के ऊपर एक ख़ास मिलीमीटर ऑफ Hg वो जो लेवल है वो ऊपर जाता था। आई होप सो कि आपको ये इमेजिन हो रहा होगा, लेकिन आप ये नोट रखें कि जो मिलीमीटर ऑफ Hg है वो प्रेशर का यूनिट है, मतलब इसके अंदर हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। और 120/80 इज़ अ नॉर्मल यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। याद रखिएगा, ये जो नॉर्मल मैंने आपको कंडीशन बताई हैं ये आपके पास इनसाइड ह्यूमन बॉडी है, यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर नॉर्मल आपके पास जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और जो नॉर्मल प्रेशर है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg है। अच्छा, दीज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट इनफ, जिस तरह से हमने ऊपर देखा, आर नॉट इनफ टू परफॉर्म एनी केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये जो आपके पास कंडीशन है, मतलब कि जो हमारी बॉडी की नॉर्मल, याद रखिएगा नॉर्मल कंडीशन है, ये इनफ नहीं है, नॉट इनफ टू परफॉर्म एनी, यानी कि कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन नहीं है जो इन कंडीशंस के ऊपर हो रहा, बिकॉज ये टेम्परेचर और प्रेशर बड़े कम है। मतलब कि एज वी नो ऊपर कि हर रिएक्शन को कोई ना कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, कोई ना कोई टेम्परेचर चाहिए, कोई ना कोई प्रेशर चाहिए। और नॉर्मली जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। लेकिन जो आपके पास हमारी बॉडी का नॉर्मल आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर है, उसमें हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन है, अगर कुछ खास चीज़ों को निकाल दिया जाए तो जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है वो नहीं हो सकते। यानी कि वो जो नॉर्मल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जितनी भी कन्वर्जन है, मतलब कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं वो आपके पास नहीं हो सकते हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर। अच्छा, याद रखिएगा, आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे इस वक्त इस रिएक्शन के अंदर, बिकॉज मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं वो उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो यहाँ पर बेटा याद रखिएगा कि ये जो मैं आपके पास रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ इसमें इस वक्त एंजाइम नहीं है। ये बात सारी एंजाइम की गैर मौजूदगी के अंदर की गई है कि एंजाइम की गैर मौजूदगी के अंदर, यानी कि जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है उस कंडीशन के अंदर जो आपके पास नॉर्मल बॉडी कंडीशंस हैं उसके ऊपर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें से कोई भी नहीं हो सकता। अब आई नो कि आपको ज़रा क्लियर हुआ होगा। तो एंजाइम की एब्सेंस में ये सब कुछ, यानी कि नॉर्मल कंडीशन जो हमारी बॉडी के हैं इस पे हमारी बॉडी के अंदर होने वाले कोई भी केमिकल रिएक्शन सुइटेबली नहीं हो सकते। Now a question arises here, how biochemical or metabolic reaction can occur without altering these conditions? यानी कि हमें बताया कि जो conditions हैं वो alter नहीं होती। alter mean change। हमें ये बताया कि नॉर्मल जो आपके पास टेम्परेचर है वो उतना ही रहता है, अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मतलब जिसको आप लोग फीवर कहते हैं, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, तो वो आपके पास फीवर होता है और वो ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ज़्यादा चेंज होता है तो वो आपकी हेल्थ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो हमें ये तो पता है कि जो आपके पास नॉर्मल कंडीशंस हैं टेम्परेचर और प्रेशर वो चेंज नहीं होता, वो उतना ही होता है। तो ये बेसिकली जो आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें ये पता है, अगेन रिपीट करता हूँ, कि नॉर्मल बॉडी कंडीशंस ने चेंज नहीं होना, और वो जो नॉर्मल बॉडी कंडीशन जिन्होंने चेंज नहीं होना उन कंडीशन के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में हो रहा होता है वो नहीं हो सकता। तो
कि कैसे हो रहा है, मतलब ये रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। ना हमारे पास बॉडी कंडीशन चेंज हो सकती हैं और ना उन कंडीशन के ऊपर रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन फिर भी हो रहे हैं। डेट्स वाई आप लोग देख रहे हैं कि आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है। डेट्स वाई आप लोग देखते हैं कि वट एवर हैपनिंग वो हो रहा होता है। तो कैसे होता है, अब आइए उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, नाउ बॉडी रिक्वायर्स सम फैसिलिटेटर्स। फैसिलिटेटर्स का मतलब यहाँ पर है हेल्पर्स, मतलब कि जो फैसिलिटेटर्स है ये निकला है फैसिलिटेशन से, तो इट मीन्स हेल्पर। हेल्पर, ठीक है। अच्छा, द फैसिलिटेटर्स हेल्प्स, देखें हैं आगे ना, यानी कि हेल्प कौन करता है, हेल्पर। द फैसिलिटेटर्स हेल्प्स टू परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शन एट लो एनर्जी। बायोकेमिकल रिएक्शन एट लो एनर्जी, मैं इसको भी टैग कर देता हूँ। यानी कि वो जो हेल्पर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि हम परफॉर्म कर सकें बायोकेमिकल रिएक्शन कम एनर्जी के ऊपर। बिकॉज अगर कम टेम्परेचर है, कम प्रेशर है, तो मतलब आपके पास कम एनर्जी है। ये उसका कंक्लूजन है कि आपके पास कम एनर्जी है, और ये जो फैसिलिटेटर्स हैं ये हेल्प करते हैं ताकि हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कम एनर्जी पर भी कर सकें। फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर नाउ दैट ईच रिएक्शन रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी टू इनिशिएट अ रिएक्शन। मतलब कि ऊपर जो आपने डिस्कशन की उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जितना भी आपके पास रिएक्शन है, यानी कि हर रिएक्शन को एक खास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो रिएक्शन को इनिशिएट कर सके। इनिशिएट कहते हैं स्टार्ट करना, यानी कि रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हर रिएक्शन को एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस मिनिमम एनर्जी का एक हमने नाम रख दिया है कि कम से कम एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो चाहिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं कि वो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। आई नो कि इस पॉइंट के ऊपर आपको ये शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारे घरों के अंदर किचन होता है, और किचन में होता है चूल्हा। चूल्हे के अंदर गैस होती है, और हम लोग गैस जलाते हैं और उस पर हम लोग खाना पकाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उस गैस के रिएक्शन को लिखूँ कि वो जो गैस का जलना है, वो जो आग जलनी है चूल्हे में, वो हो क्या रहा होता है, तो बेसिकली वो जो गैस होती है, जो आपके पास सुई गैस होती है, यानी कि जिसको जलाकर हम लोग जब वो खाना पकाते हैं, उस गैस को हम कहते हैं कि वो मीथेन गैस है। और उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। और वो जो मीथेन है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और वो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और वो आपके पास बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो धुएं की शक्ल में आपके पास निकलते हैं। और एट द सेम टाइम आपके पास निकलती है एनर्जी, बहुत बहुत सारी एनर्जी, और इसी एनर्जी को यूज़ करके आप जो है वो फूड कुक करते हैं। तो ये आपके पास वो जो चूल्हे का रिएक्शन है ये कुछ इस तरह सा होता है। और ये जो रिएक्शन है जिसमें ये जो मीथेन है ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, इसको हम लोग केमिस्ट्री के अंदर एक खास नाम देते हैं कि ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है। लेट मी वेट, ये आपके पास है, लेट मी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन यानी कि हर वो रिएक्शन जिसमें आग जलती है, ठीक है, उसको आप लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, इट्स आल्सो अ सॉर्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन, जिसमें मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होती है, आपको एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी को आप लोग यूज़ करके क्या बनाते हैं, कुक करते हैं फूड को। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, बट याद रखिएगा कि आग के जलने के रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंबशन। और ये आपके पास एज वी नो के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा होता है कि आप चूल्हा ऑन करते हैं, मतलब कि गैस ऑन करते हैं और एकदम आग लग जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हम पहले माचिस की तीली से जलाकर उस आग के जलने को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आपने मीथेन गैस जो है वो ऑन कर दी, ऑक्सीजन आपके पास एयर में ऑलरेडी मौजूद है, आप भी इनहेल कर रहे हैं ना। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम असल में वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और उसको यूज़ कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हम लोग ये देखते हैं कि हमें दरख्त लगाने चाहिए, बिकॉज दरख्त आपके पास ऑक्सीजन बनाते हैं। तो आपके पास एयर में ऑक्सीजन भी है, मीथेन भी है। तो अगर मेरा सवाल ये है कि मीथेन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे? मतलब कि रिएक्शन के लिए तो इसी की ज़रूरत है, मीथेन और ऑक्सीजन की। तो अगर वो ऑलरेडी है तो उनको रिएक्ट करना चाहिए। तो वो रिएक्ट इसीलिए नहीं कर रहे कि जो नॉर्मल आपके पास टेम्परेचर है, जो नॉर्मल कंडीशंस हैं आपके किचन के अंदर,
वो सुटेबल नहीं है। क्या नहीं है? वो आपके पास सुटेबल नहीं है। ऊपर देखें, सुटेबल नहीं है कि उस कंडीशन के ऊपर आपके पास रिएक्शन हो सके। तो आप क्या करते हैं, आप माचिस की तीली को जलाकर इन दोनों के दरमियान लाते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है और आग जलना शुरू हो जाती है। तो यानी कि वो माचिस की तीली का जलाकर, ठीक है, यहाँ लाना, तो वो जो एनर्जी आप दे रहे हैं, बिकॉज फायर इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, मतलब इससे भी एनर्जी निकल रही है। तो ये जो एनर्जी आप दे रहे हैं, ये असल में आप उसको उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तक इस रिएक्शन को लेके जा रहे हैं। तो यानी कि इस रिएक्शन की जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको मीट करने के लिए आप इसको जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं इस रिएक्शन को, ताकि वो रिएक्शन हो सके। नॉर्मल हमने देखा कि नॉर्मली मीथेन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट रिएक्शन नहीं हो रहा बिकॉज उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो माचिस की तीली को जलाकर, मतलब उसके साथ जो आग लगाकर, फिर उसको जब इन दोनों के दरमियान लाते हैं, तो एक ओवरऑल एक रिएक्शन स्टार्ट होता है और वो होता रहता है। और हर जो है वो मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन एक दूसरे मीथेन और ऑक्सीजन के रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, और इस तरह से एक पूरी जो चेन ऑफ रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है। और जब तक हम गैस बंद नहीं करते, तब तक वो रिएक्शन होता रहता है। तो यानी कि हर रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी आपको डेफिनेशन भी मार्क आउट कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको देख सकें। तो देखें, जो आपके पास डेफिनेशन है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अच्छा ये दिस नहीं है, इसको दा कर दें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से टू इनिशिएट अ रिएक्शन। अच्छा, इस टू से पहले आप लोग एक वर्ड लिखेंगे जिसको आप लोग कहते हैं रिक्वायर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू इनिशिएट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए, वो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। इफ दिस अमाउंट इज हाई, मतलब कि अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मीथेन और ऑक्सीजन के केस में, द डिफिकल्ट विल बी द रिएक्शन। द डिफिकल्ट विल बी द रिएक्शन, यानी कि देखें, मीथेन और ऑक्सीजन, मतलब कि वो जो चूल्हे वाले एग्जाम्पल की केस में उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, तो उस रिएक्शन का होना डिफिकल्ट था कि नहीं था? दैट्स वाई हमने देखा कि वो खुद नहीं जल रहे थे। हमने इजाफी, हमको एक चिंगारी, एक माचिस की तीली उनको देनी पड़ी ताकि वो जल सके, और वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है तो रिएक्शन का होना डिफिकल्ट होता है। यानी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रिएक्शन का होना विल बी डिफिकल्ट। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और ये डिपेंड करती है रिएक्शन पे। देखें, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन के होने के चांसेस कम होंगे। इसी तरह से अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एग्जैक्टली, तो रिएक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। समझे? बिकॉज जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी, उतने आसानी से वो रिएक्शन हो सकता है, और जितनी ज़्यादा, उतने कम चांसेस हैं और उतनी मुश्किल से वो रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर उसकी एग्जांपल भी दी गई है कि, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी आपको एग्जांपल ज़रा टफ दी गई है। ब्रेक ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, द एक्टिवेशन एनर्जी needed to break a glucose molecule initially requires energy of 2 ATP molecules। अब ये मैं आपको कैसे समझाऊं? देखें, नॉर्मली हर सेल के अंदर जब भी उसको एनर्जी रिक्वायर होती है, तो मोस्टली याद रखें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब अपनी एनर्जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से लेते हैं। यानी कि ग्लूकोज, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज की ड्रेप, या फिर ग्लूकोज आप अक्सर पानी में मिला के पीते हैं। तो जो ग्लूकोज है वो शुगर का नाम है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया, इवन अस ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट, जितने भी हैं, वो सब के सब उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी रिक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग घबराए नहीं, तो ये वो रिएक्शन है उस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन का। तो ये देखिए, आपके पास 10 रिएक्शंस हैं, उसके अंदर ये आपके पास ये जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है। ये भी, इसके बाद भी बहुत सारे और रिएक्शंस होते हैं, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो आपके पास ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, इसकी भी एक खास एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? इसकी भी एक खास एक्टिवेशन एनर्जी है। और उस एक्टिवेशन एनर्जी को मीट करने के लिए हम 2 ATP के मॉलिक्यूल
को बर्न करते हैं ताकि वो जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो सके। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये एटीपी मॉलिक्यूल क्या है। देखें, जिस तरह से हर जो है वो मुल्क की एक ख़ास करेंसी होती है ना, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ रुपी है, अमेरिका में डॉलर होता है, यूके में आपके पास पाउंड होता है, ठीक है। इसी तरह से हर एक मुल्क की एक ख़ास करेंसी होती है जिसके अंदर वैल्यूज़ एक्सचेंज होती हैं, फॉर एग्जांपल जिसको देखकर आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं। इसी तरह से जो सेल, जो लिविंग सिस्टम है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी भी एक एनर्जी करेंसी है जिसको यूज़ करके, मतलब कि जो एनर्जी, हमें ये तो पता है कि हर चीज़ को होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, मतलब कि ऐसा होता है कि एनर्जी बिखरी होती है कि ये एनर्जी बिखरी है, ये एक सेल ने उसको इस्तेमाल कर दिया, तो मतलब एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, हीट की फॉर्म में होती है, लाइट होती है, क्या मतलब एनर्जी होती किस तरह की है। तो बेटा वो जो एनर्जी होती है ना, मतलब कि किसी भी सेल को जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो मोस्टली एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। और वो जो सेल है वो इसको यूज़ करता है, एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ करता है, मोस्टली वो एटीपी को यूज़ करता है और उसको कन्वर्ट करता है एडीपी के अंदर, ठीक है, और एडीपी के अंदर, ठीक है, प्लस पीआई, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। और इस रिएक्शन के नतीजे में उसको मिलती है एनर्जी, और उस एनर्जी को वो यूज़ करके अपने जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको कैरी ऑन कर सकता है। अब एटीपी, इट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि नॉर्मल एनर्जी करेंसी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको यूज़ करके वो एनर्जी हासिल कर सकता है। और एडीपी क्या है, एडीपी मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड पीआई इट मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब कि व्हेन एवर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन 3 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकलता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, यानी कि 3 से 1 निकला 2 बचा, और वो जो 1 निकलेगा तो उसके निकलने के साथ साथ आपके पास एनर्जी निकलेगी। आप लोग यूं समझ सकते हैं कि जो आपके पास एटीपी है वो आपके पास एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म है जिसको सेल यूज कर सकते हैं जब उसको रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल पैसा है ना, पैसा क्या है, पैसा वैल्यू की, यानी कि जो करेंसी है वो वैल्यू की स्टोर्ड फॉर्म है। आप लोग अगर उसको यूज नहीं करना, आप उसको रख सकते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको जाके शॉपकीपर को देंगे और अपनी मनपसंद की चीज खरीदेंगे। क्या वो ऐसा है कि आप लोग उसको रख दें तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो यूज हो जाएगी? नहीं ना, वो स्टोर्ड फॉर्म है आपके पास वैल्यू की। इसी तरह से जो एटीपी है वो सेल की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखती है। मैं इतना सिंपल आपको समझा सकता था, बट आपको आई होप कि समझ आई होगी। तो इन शॉर्ट, वो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, ठीक है, वो उसकी भी एक खास एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसको मीट करने के लिए सेल जो है वो इनिशियली 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज करता है ताकि उस रिएक्शन को स्टार्ट कर सके, मतलब कि एनर्जी देता है उस रिएक्शन के अंदर पहले, ताकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को मीट करके उसको हम लोग स्टार्ट कर सकें। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, बिकॉज आई नो ये लास्ट पॉइंट में थोड़ी सी आपके पास डिफिकल्ट हो गई थी डिस्कशन। अच्छा, अब बात आती है डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। द हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, यानी कि वो जो ज़्यादा एनर्जी है, मतलब कि फॉर एग्जांपल जो एटीपी ने एनर्जी दी जिससे वो ग्लूकोज का जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हुआ, वो जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ऑर्गेनिज्म खुद से नहीं प्रोवाइड कर सकता। देयरफॉर दे रिक्वायर सम फैसिलिटेटर्स टू रिड्यूस दिस एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि हमें पता है कि जो आपके पास नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सेल खुद से, यानी कि जो लिविंग सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो खुद से नहीं दे सकता। कैन नॉट, ये देखें, कैन नॉट प्रोवाइड। देयरफॉर दे रिक्वायर सम फैसिलिटेटर्स, तो उनको कुछ फैसिलिटेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो उस जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर सकें। ये देखें, reduce this activation energy, यानी कि हम उन बायोकेमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको तो दे नहीं सकते, तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसे हेल्पर्स चाहिए जो कि उन एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कम कर दें कि वो उन कंडीशंस पे हो जाएं जो हमारे पास अवेलेबल है। मतलब कि उन केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो जो कंडीशन, जो एनर्जी, जो टेम्परेचर, जो प्रेशर चाहिए वो नहीं है, तो हमें कोई हेल्पर चाहिए जो उस एनर्जी को कम कर दें और वहाँ तक और उस कंडीशंस तक ले आएँ जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ताकि वो रिएक्शंस हो सकें। सो बेसिकली बेटा, दिस फैसिलिटेटर्स आर स्पेशल मॉलिक्यूल्स, यानी कि कुछ खास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन, यानी कि मोस्टली वो प्रोटीन के बने होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 4 किस्म के बेसिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो वो जो आपके पास प्रोटीन था, रैंक 1 बायोमोलिक्यूल, वो जो फैसिलिटेटर्स हैं, ठीक है, वो आपके पास उस प्रोटीन से मिलकर बने हैं।
एंड आर कॉल्ड एंजाइम्स। मतलब कि ये आपके पास एंजाइम की डेफिनेशन है कि एंजाइम्स आर व्हाट फैसिलिटेटर्स, ठीक है, स्पेशल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मोस्टली, ज़्यादातर प्रोटीन से बने। याद रखिएगा यहाँ पर इन्होंने ओनली नहीं लिखा कि सिर्फ प्रोटीन से बने, ऐसा नहीं होता। यानी कि ज़्यादातर वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स, कुछ फैसिलिटेटर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन प्रोटीनियस होते हैं। मतलब कि लाजमी नहीं है कि तमाम के तमाम एंजाइम, यानी कि जितने भी एंजाइम हैं वो सब के सब प्रोटीन हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक एंजाइम पूरा का पूरा प्रोटीन हो। मोस्टली उसका जो पार्ट होगा वो प्रोटीनियस होगा डेफिनेटली, लेकिन उसका छोटा चंक ऐसा होगा जो कि नॉन प्रोटीनियस होगा। मतलब कि वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, वो लिपिड हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपके पास एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटीनियस होते हैं। और कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में वो आपके पास जो पूरा का पूरा एंजाइम है वो प्रोटीनियस हो सकता है। कुछ केसेस में कोई एंजाइम पूरा का पूरा नॉन प्रोटीनियस भी हो सकता है। और तीसरा केस ये है कि एक एंजाइम ज़्यादातर आपके पास प्रोटीनियस है, लेकिन उसी एंजाइम का एक छोटा सा सेक्शन आपके पास ऐसा है जो कि नॉन प्रोटीनियस है। तो ये फैसिलिटेटर्स हैं और इनका काम क्या है, ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे क्या हो, ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो और वो रिएक्शन स्पीड अप हो सके। मैंने आपको बताया था ना कि एंजाइम का काम क्या है, कैटालिसिस, कि वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। कैसे स्पीड अप करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब समझे? तो ये आपके पास एंजाइम का बेसिक जो डेफिनेशन है वो था। अच्छा, अब जिस तरह से मैं एक और बात करता हूँ कि अगर आपने किसी वर्ड को समझना है तो उसके वर्ड की मीनिंग पे फोकस करो। तो एंजाइम है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एन एंड जाइम। तो जो एन है, ठीक है, इट मीन्स इनसाइड, एंड यीस्ट मीन्स एक फंगस का नाम है। मतलब ये जो यीस्ट है, इसका नाम वैसे जो एक्चुअल नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, मतलब इसका जो बायोलॉजिकल नाम है, लेकिन ये बेसिकली एक फंगस है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और इससे मोस्टली अल्कोहल, यानी कि शराब, डबल रोटी, और जो आपके पास फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है, यानी कि जिसके अंदर आप जो है वो फॉर एग्जांपल वो जो ब्रेड बनता है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास अगर आपने पिज़्ज़ा खाया हो तो उसके अंदर एक खटास होती है, एक वो फ्लफ़ी सा होता है, वो जो फ्लफ़ीनेस है वो आपके पास बेसिकली इसी यीस्ट से होती है। और यीस्ट का जो ये यूज़ है ये बहुत पुराना है, यानी कि तकरीबन हज़ारों सालों से यीस्ट को यूज़ करके जो ओल्ड हमारी सिविलाइजेशंस हैं वो अल्कोहल बनाती थी। तो बेसिक सवाल ये उठता है कि हाउ डज यीस्ट मेक दिस, यानी कि किसी भी चीज़ को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली होता ये है कि यीस्ट के अंदर, यीस्ट के इनसाइड क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो यानी कि एंजाइम्स क्या चीज़ है, जो कि यीस्ट के अंदर है। मतलब कि जो फर्मेंटेशन का या फिर अल्कोहल के बनने का जो अमल है वो कौन करता है, वो कोई ऐसी चीज़ करती है जो कि किसके अंदर है, यीस्ट के अंदर, बिकॉज यीस्ट को यूज़ किया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है ना कि यीस्ट कैसे करता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कहते हैं कि द थिंग विच इज मेकिंग दिस रिएक्शन और मेकिंग दिस फर्मेंटेशन और मेकिंग दिस अल्कोहल पॉसिबल इज समथिंग विच इज इनसाइड द यीस्ट। दैट्स वाई हमने ये नाम पढ़ा कि इट इज इनसाइड यीस्ट, मतलब एंजाइम, जाइम कहते हैं यीस्ट को। समझ आया? अच्छा, द नेम वॉज कॉइंड ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन व्हेन यीस्ट, ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को, यानी कि ये जो नाम एंजाइम पड़ा ये इस वजह से पड़ा, कॉइन मतलब कि ये इसलिए दिया गया व्हेन यीस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रूट सैप, जब यीस्ट को फ्रूट सैप यानी कि फ्रूट के जो जूस है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर उसका जो गूदा है जो उसको मैश करके बनाया जाता है, जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया तो उसने कन्वर्ट किया उस फ्रूट सैप को किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, यानी कि शराब के अंदर। तो वहाँ से इसका नाम पड़ा कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसके अंदर है जो कि ये अल्कोहल बना रही है, और वो क्या है, वो एंजाइम। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा। नाउ द एंजाइम्स आर डिफाइंड एज बायो कैटलिस्ट विच फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लें कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट विच फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन, कैसे, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एंजाइम्स आपके पास बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और अगर वो कैटलिस्ट किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप कर रहा है तो हम लोग ये कहेंगे कि वो बायो कैटलिस्ट है। समझे? तो एंजाइम्स आर व्हाट, एंजाइम बायो कैटलिस्ट, जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन को, रिएक्शंस हैं लेकिन कौन से हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक हैं, एनाबॉलिक हैं, कैटाबॉलिक हैं, उनको स्पीड अप कर रहे हैं। कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी।
यानी कि वो एनर्जी जो उनको होने के लिए रिक्वायर है उसको कम कर देते हैं। और जब उसको कम किया जाता है तो इतना कम कर दिया जाता है कि वो एनर्जी आपके पास नॉर्मल जो सेलुलर कंडीशंस हैं उसके अंदर अवेलेबल होती है, तो वो रिएक्शन फटाफट से हो जाता है। समझे? दिस एक्शन ऑफ एंजाइम अलाउ बायोलॉजिकल रिएक्शन टू प्रोसीड रैपिडली। देखें, ताकि वो मतलब कि ये जो एक्शन है कि लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्शन क्या है? लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्शन है। यानी कि जिसको मैं ये बहुत मरतबा हाईलाइट कर रहा हूँ डार्क में, ये आपके पास है वो एक्शन। यानी कि दिस लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम, यानी कि एक्शन उसका अलाउज बायोलॉजिकल रिएक्शन टू प्रोसीड रैपिडली, मतलब कि उनको तेजी से होने में अलाउ करते हैं एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि कम टेम्परेचर और प्रेशर जो कि सेल का होता है, जिसके ऊपर सेल टॉलरेट कर सकता है, टॉलरेबल बाय ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उस टेम्परेचर के ऊपर जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है या फिर टॉलरेट कर सकता है, उसके अंदर एंजाइम के इन एक्शन से अलाउ होते हैं वो तमाम के तमाम बायोलॉजिकल रिएक्शन, ताकि वो हो सकें उस कंडीशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने एंजाइम को इन्वॉल्व कर दिया। तो दैट्स हाउ एंजाइम आर इन्वॉल्विंग इनटू द बायोलॉजी और बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, और वो हेल्प करके बायोलॉजिकल रिएक्शन को रैपिडली होने में मदद करते हैं एट कंडीशंस एट विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रिटी सेफ, या फिर उसको उस कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट कहते हैं कि बर्दाश्त करना या फिर उस पर सर्वाइव करना। तो वो टेम्परेचर और वो प्रेशर जिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, उनके ऊपर अब वो रिएक्शन हो रहे हैं, क्योंकि एंजाइम ने क्या किया? एंजाइम ने आकर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, बिकॉज एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अब आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में।